आज के इस विद्या भारती के लाइव सेशन में मैं आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं महामेधा नागर विद्यार्थी परिषद से आज हमारे इस लाइव सेशन जो कि माय एनईपी कंपटीशन के ऊपर हो रहा है। आप सबने देखा होगा कि किस तरीके से पूरे सोशल मीडिया पे आजकल स्टूडेंट्स के बीच में हर एक फ्रैटर्निटी के बीच में सिर्फ एक ही चीज जो है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलित है वो है ये माय एनईपी कंपटीशन। सो मैं सबसे पहले वेलकम करना चाहूंगी हमारे बीच में आज प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी हैं जो कि राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं अभावीप से। वी वेलकम यू मिलिंद जी एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन दिस लाइव सेशन टुडे। कैसे हैं आप? बस बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। आपने माय एनईपी कंपटीशन के बारे में सुना, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा है, सभी लोगों तक कंपटीशन ले जाने का ये बहुत अच्छा माध्यम है और लोगों को थिंकिंग करने के लिए, सोचने के लिए भी ये कंपटीशन प्रवृत्त करेगा। मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। आप सभी के बीच में मैं मिलिंद जी का परिचय कराना अपना दायित्व समझती हूँ। हमारे बीच में प्रोफेसर मिलिंद मराठे जी हैं। आप अभावीपी के राष्ट्रीय कार्यकारी परिषद के विशेष आमंत्रित सदस्य हैं। आप ठाणे महाराष्ट्र से हैं और मुंबई के प्रतिष्ठित सौम्या इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रॉनिक्स के सहायक प्राध्यापक के पद पर आप कार्यरत हैं। आपकी शिक्षा एमई तक हुई है और 1979 से आप विद्यार्थी परिषद में सक्रिय हैं। दैट इज वे लॉन्ग बिफोर इवन आई एग्जिस्टेड। आपने अभावीपी का पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में भी कार्य किया है। उस दौरान आप राजस्थान प्रांत के प्रांत संगठन मंत्री रहे। विभिन्न दायित्वों का निर्वहन करते हुए आपने अभावीपी के महाराष्ट्र प्रांत के अध्यक्ष तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जैसे दायित्व निभाए। वर्ष 2008 से 2012 तक आप अभावीप के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे। 2002 में अफगानिस्तान में हुई सद्भावना यात्रा दल के सदस्य भी आप रहे। शिक्षा विषय पर आपका गहरा अध्ययन है। शिक्षा विषय पर विभिन्न राष्ट्रीय परिसंवाद व परिचर्चाओं में आपने पेपर भी प्रस्तुत किए हैं और समय समय पर जब भी एजुकेशनल किसी भी ऐसे कॉन्फ्रेंस होती हैं उसके अंदर आपका सानिध्य हमको समय समय पर मिलता रहता है। मिलिंद जी, मैं फिर से विद्या भारती के इस माय एनईपी कंपटीशन की एंटायर टीम की तरफ से आपका स्वागत करती हूं आज के इस कंपटीशन के लाइव सेशन। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि सोशल मीडिया पे आपने बस तो जरूर सुना होगा कि क्या है ये माय एनईपी कंपटीशन। मैं आपके बताना चाहूंगी कि ये देश का पहला ऐसा कंपटीशन है। इस कंपटीशन के अंदर सिर्फ स्टूडेंट्स या सिर्फ एक कॉलेज में पढ़ने वाला स्टूडेंट, स्कूल में पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं, हर एक नागरिक जो इस देश में रहता है, इतना डायनामिक हमारा ये कंपटीशन है। मैं बताना चाहूंगी कि किस तरीके से हमने इस कंपटीशन के अंदर 3 कैटेगरीज को, इस पूरे कंपटीशन को भागा है। एक जो कैटेगरी नंबर 1 है दैट इज फॉर 9 से 12 स्टैंडर्ड स्टूडेंट्स के लिए। कैटेगरी 2 है जो कि बात करती है जिसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं एनी अंडर ग्रेजुएट या एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में पढ़ने वाला कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट, एमफिल, पीएचडी का स्टूडेंट जो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर एनरोल्ड है, ऐसे स्टूडेंट उस कैटेगरी 2 के अंदर अपने आप को पार्टिसिपेट करा सकते हैं। जो कैटेगरी 3 है, उस कैटेगरी 3 के अंदर सिटीजन्स कैटेगरी हमने उसको नाम दिया है। उसके अंदर कोई भी, अक्सर हमने देखा होगा कि हमारे पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा आप तो कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट कर लेते हो, हमारे लिए कोई क्यों कॉम्पिटिशन नहीं होता है। तो मैं बताना चाहूंगी जितने भी पेरेंट्स अगर हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं और लोग भी जितने देख रहे हैं, हो सकता है आपके घर में आपके दादाजी हो सकते हैं। मेरे दादाजी रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं, वो बहुत अच्छा लिखते हैं कि कॉम्पिटिशन्स हमने यहाँ रखे हैं कि इसके अंदर कोई एज बैरियर नहीं है और हर एज का कोई भी आदमी, कोई भी नागरिक हमारे इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकता है। जब हम बात करते हैं इन 3 कैटेगरीज की, इन 3 कैटेगरीज के अंदर 5-5 कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया है। जब हम कैटेगरी 1 जो है हमारी 9 से 12 स्टैंडर्ड, उसके अंदर जो 5 कॉम्पिटिशन्स हैं वो 5 कॉम्पिटिशन्स है। नंबर 1 मीम मेकिंग कॉम्पिटिशन। हमने किस तरीके से, जो आजकल हम देखते हैं सोशल मीडिया पे बड़ा ही चलता है, मीम्स चलते हैं और हम बहुत फनी फनी चीजें देखते हैं, उसको एक कंस्ट्रक्टिव वे में हमने उसको यूज करते हुए एक मीम मेकिंग कंपटीशन, कि कैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर आप एक पॉजिटिव मीम बना करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ऐसा मीम मेकिंग कंपटीशन। सिमिलरली एक हैंडमेड पोस्टर और डिजिटल पोस्टर का कंपटीशन, उसके साथ में लेटर टू प्राइम मिनिस्टर कंपटीशन। कितने लोग होते हैं हम आज तक सोचते हैं कि हम अपनी बात कैसे प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचाएं, तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म आपको माय एनईपी कंपटीशन दे रहा है कि आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिख करके अपना
जो आप फील करते हैं, आपको क्या अनुभव होता है इस नई शिक्षा नीति से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति से, आप वो लिख करके अपनी फीलिंग्स को व्यक्त कर सकते हैं लेटर टू प्राइम मिनिस्टर के माध्यम से। एक एस्से कंपटीशन जिसमें आप 300 शब्दों के अंदर आप अपनी इच्छा व्यक्त कर सकते हैं कि आप कैसे बेनिफिट हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी से, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से, कि आपको क्या बेनिफिट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से पढ़ते हुए होंगे, उसकी पॉलिसीज से। सिमिलरली जब हम बात करते हैं दूसरी कैटेगरी अंडर ग्रेजुएट एंड अबव और थर्ड कैटेगरी सिटीजन्स कैटेगरी, उन दोनों कैटेगरीज के अंदर सिमिलर कंपटीशन है, जिसके अंदर डिजिटल पोस्टर, हैंडमेड पोस्टर, मीम मेकिंग कंपटीशन, स्पीच कंपटीशन जो कि कैटेगरी 1 में भी है, ऐसा स्पीच कंपटीशन, इस तरह के ऐसे कई सारे कंपटीशंस हैं जो कि सारे आपको एक जगह पर कंपटीशन में हम पार्टिसिपेट करते हैं। और अभी इतना पैंडेमिक चला हुआ है तो हम लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मन तो बहुत है, बहुत ही कॉम्पिटिटिवनेस होती है सभी स्कूल स्टूडेंट्स में और सब लोगों में, पर हम लोग बाहर कैसे जाएं कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने। सो उस चीज को हमने ध्यान में रखते हुए सारी इंफॉर्मेशन, सारा कंपटीशन हमने सम अप करके सिर्फ एक वेबसाइट पर आप सबके लिए लेके आए हैं। एक बहुत ही डायनामिक और बहुत ही यूजर फ्रेंडली, मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट हमने बनाई है जो है www.mynep.in। इस वेबसाइट पर जाकर आप बहुत ही इजी तरीके से अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अपने मोबाइल नंबर या किसी भी सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से। जब आप वहां पर रजिस्टर करते हैं तो आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा जो ऑथेंटिकेट करेगा कि कोई बॉट या फिर कोई एक ऐसा अनवांटेड यूजर लॉगिन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। आपका मोबाइल नंबर ही आपकी यूनिक आइडेंटिटी होगा जिसके माध्यम से आप बार बार उस पेज के अंदर, उस वेबसाइट के अंदर री एंटर करके अपना अकाउंट को लॉगिन कर सकते हैं। जब हम कॉम्पिटिशन्स में जाते हैं तो पूरी वेबसाइट दो फॉर्मेट में मैं आपको समझाना चाहूंगी, एक है अपलोड और एक है डाउनलोड। अपलोड के अंदर क्या है, अपलोड में आते हैं हमारे ये कॉम्पिटिशन्स जिसकी एंट्रीज आप सब अपलोड कर सकते हैं, जहां पर स्पीच राइटिंग, स्पीच मेकिंग कंपटीशन है, रिसाइटिंग कंपटीशन है, पोस्टर मेकिंग है, मीम मेकिंग है, डिजिटल पोस्टर्स हैं, ऐसे जो भी कॉम्पिटिशन्स हमारे उस वेबसाइट पर अवेलेबल हैं उसके अंदर आप अपलोड के माध्यम से अपनी एंट्रीज को रजिस्टर करने के बाद में दे सकते हैं। जो डाउनलोड सेक्शन है, उस डाउनलोड सेक्शन के अंदर एक बहुत ही इंटरेक्टिव चीज है। बड़ा अच्छा लगता है हम सभी स्टूडेंट्स को और सभी लोगों को कि अगर हमको एक सर्टिफिकेट मिले और जिसको हम बहुत अच्छे से अपने सोशल मीडिया पे फ्लॉन्ट कर सके। मैं बहुत प्राउडली बताना चाहूंगी कि इस एनईपी की वेबसाइट पर www.mynep.in पर हम सीधा जब एंटर करते हैं तो सबसे पहले नो योर एनईपी एक ऐसा पोर्टल आता है, एक वीडियो आती है जिसके अंदर आपको दिखाया जाता है कि क्या माई एनईपी की नई नई पॉलिसीज हैं, क्या चीजों से हमको ऐसा लाभ होने वाला है आने वाले समय में। आप उस वीडियो को देख करके, उसी वीडियो के माध्यम से एक क्विज को हमने डिराइव किया है, उस क्विज कंपटीशन के अंदर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं उस वीडियो को देखने के बाद। जब आप वो वीडियो फिनिश करते हैं, आपके पास में क्विज ओपन अप होती है और आप उस क्विज में पार्टिसिपेट करते हैं तो आपके स्कोर के साथ में आपके नाम का सर्टिफिकेट, ई सर्टिफिकेट आपकी वेबसाइट पर जनरेट होगा। उस सर्टिफिकेट को आप ना सिर्फ डाउनलोड बल्कि डायरेक्टली अपने सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर फर्दर शेयर कर सकते हैं। ये हो गया एक तरह का डाउनलोड। दूसरा डाउनलोड, आप, मैं, हम में से कोई भी माई एनईपी एम्बेसडर बन सकता है। कितना अच्छा लगता है कि आप अपने बैज लगा करके आप यहाँ पर एनईपी के प्रतिनिधि बन करके अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने कैंपस में, अपने सराउंडिंग्स में अगर आप बताएं कि हाँ मैं भी एक एनईपी का एम्बेसडर हूँ। ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ सिलेक्ट स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। जब हम बात करते हैं, हम अक्सर सोचते हैं कि भाई अगर टीचर हमारी स्कूल में नॉमिनेट करेगी कि कौन एम्बेसडर बनेगा, तो हम अक्सर सोचते हैं कि हो सकता है शायद जो क्लास का टॉपर है वही एनईपी का एम्बेसडर बन पाएगा या वही किसी चीज का एम्बेसडर बन पाएगा। बट द वे वी हैव डिजाइन दिस प्लेटफॉर्म, इट इज कि हर घर के अंदर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ले जा सके, हर एक बच्चा, हर एक स्टूडेंट, हर एक नागरिक जान सके कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है। इसीलिए आप कोई भी, मैं, आप हम में से कोई भी एनईपी एम्बेसडर बन सकता है। ये अनदर डाउनलोड है। आप अपनी वहां पर जब माई एनईपी एम्बेसडर बनने के लिए आप एक टैब गिवन है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप अपनी बेसिक डिटेल्स फिल करके, अपनी फोटो अपलोड करके अपना एनईपी एम्बेसडर सर्टिफिकेट आप जनरेट कर सकते हैं, अगेन विच इज डाउनलोडेबल वन, और साथ ही साथ आप उसको अपने सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर कर सकते हैं। तीसरा जो डाउनलोड का ऑप्शन हमारे पास में अवेलेबल है वो है हमारे इंस्टीट्यूशंस के लिए, जो आने वाले समय के अंदर एनईपी की सारी पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हुए हमारी जो ये 4 थीम जिसके इर्द गिर्द हमने इस पूरे कंपटीशन को रचा है, भारत सेंट्रिक एजुकेशन, होलिस्टिक एजुकेशन,
नॉलेज बेस्ड सोसाइटी एंड क्वालिटी एजुकेशन, ऐसी 4 थीम्स पर जो एक हमारा कंपटीशन है, इनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, इनको एग्जीक्यूट करने के लिए इंस्टीट्यूशंस में एनी इंस्टीट्यूशन कैन नाउ बिकम एन NEP इंस्टीट्यूशन। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अपनी बेसिक डिटेल्स अपनी स्कूल की आपको अपलोड करनी है एक फॉर्म के माध्यम से, और आप अगेन उसको डाउनलोड और अपने सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं। ये सारी कॉम्पिटिशन्स मैं बताना चाहूंगी कि ये सबके लिए फ्री है। दूसरी चीज, ये पूरा कंपटीशन 13 लैंग्वेजेस में डिवाइडेड है। आप कोई भी, मैं सोचती हूँ कि हो सकता है कि मैं हिंदी में अच्छा बोलती हूँ, इंग्लिश में अच्छा बोलती हूँ, पर हम में से ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, साउथ इंडिया से आते हैं। मैं DU में पढ़ी हूँ, तो मैं देखती हूँ कि कितनी विविधता है, और NEP के अंदर भी कितने लैंग्वेजेस को किस तरह से सपोर्ट किया गया है, रीजनल लैंग्वेजेस को। सो इसी के मद्देनजर हमारा पूरा कंपटीशन 13 लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, नॉट जस्ट टू व्यू द वेबसाइट और व्यू द कंटेंट एज वेल, आप पार्टिसिपेशन भी कंपटीशन के अंदर अपनी रीजनल लैंग्वेज में कर सकते हैं। ऐसी 13 लैंग्वेजेस जो हमने इस कंपटीशन के लिए सिलेक्ट करी हैं, वो है हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, असमीज, पंजाबी, ओडिया, बंगाली एंड संस्कृत। ऐसी 13 लैंग्वेजेस में हम इन कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और कंपटीशन में सिर्फ पार्टिसिपेट करना, अब हमारे बीच में ऐसा क्वेश्चन आ जाएगा कि हम सोचेंगे कि भाई हिंदी वाली एंट्रीज इतनी सारी होंगी, उनके साथ में हमारा कंपटीशन कराओगे रीजनल लैंग्वेजेस का, तो हम तो शायद पीछे रह सकते हैं, या इंग्लिश से हम पीछे रह जाएंगे। तो मैं अपने व्यूअर्स को ये बताना चाहूंगी कि आपको इस बात की भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आप सब लोगों को एज अ फैमिली हम NEP की जोड़ना चाहते हैं। सो हर लैंग्वेज के अंदर हमने आपको प्राइजेस रखे हैं 10,000, 5,000 and 3,000. These are the first, second, third prizes respectively, which will be given within the category, within the competition, और आपकी अपनी लैंग्वेज की कैटेगरी के अंदर आपको उस कंपटीशन में प्राइज दिया जाएगा। सो ये कंपटीशन है, और मैं आप सभी व्यूअर से ये फिर से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार जरूर www.mynep.in पे जाकर आप लॉगिन करें, आप अपने आप को रजिस्टर करें और MyNEP कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट करें। और इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज हैं उसके अंदर एक्सप्लोर करने के लिए, नॉट जस्ट द कॉम्पिटिशन्स, एम्बेसडर है, NEP इंस्टीट्यूशन है, आप उन सबको जाने, NEP के बारे में और जाने। और ज्यादा समय ना लेते हुए आई विल ट्रांसफर इट टू मिलिंद जी, जो आज हमारे बीच में है। मैंने कई बार सर के सेशन सुने हैं, अंडरस्टैंडिंग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। सो आज मैं चाहूंगी कि सर आप हमारी सभी ऑडियंस को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को अंडरस्टैंड करते हुए अपना वक्तव्य हम सबके सामने रखें। सर आपको अनम्यूट मिलिंद जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप अनम्यूट करेंगे जी। सॉरी फॉर दैट। नमस्ते महामेधा जी। मैं आप सभी से कहकर ये प्रसन्नता महसूस कर रहा हूं कि अभी mynep.in और इस स्पर्धा का जो भी विवरण रखा, वो महामेधा नागर स्वयं एक सामाजिक कार्यकर्ता रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फॉर्मर सेक्रेटरी रही है, और भारत के सबसे कम उम्र की डेलीगेट के नाते आपने सार्क के सम्मेलन में भी सहभाग लिया है। तो आप जैसी व्यक्ति अगर इस प्रोग्राम को और इस स्पर्धा को, कंपटीशन को प्रमोट कर रही है, तो निस्संशय है कि बहुत सारे लोग इसमें सहभाग लेंगे। अब ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति क्या है, तो ध्यान में आता है कि लगभग 34 साल के बाद इस देश ने एक नई शिक्षा नीति, एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति अनुभव की है। इसके पहले वाली शिक्षा नीति 1986 में फॉर्मुलेट हुई थी, लेकिन उसके बाद बहुत सारा माहौल बदला, बहुत सारे विषय बदले, तंत्रज्ञान बदला, इंडस्ट्री 4.0 रिवॉल्यूशन भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तो फिर नेचुरली एक मशीन लर्निंग, उसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऐसे कई प्रकार के विषय, नए नए विषय इस देश में ही नहीं दुनिया में आ रहे हैं। इससे क्या होगा, तो इससे रोजगार की जो संधियां होती है, अपॉर्चुनिटीज होती है, इसका स्वरूप बदल जाएगा, बिजनेसेस बदल जाएंगे, बिजनेस मॉडल्स बदल जाएंगे, और इसीलिए युवाओं को बदलती हुई परिस्थिति के अनुकूल
अपने खुद के अंदर अलग अलग गुणों को समाहित करते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. देयर विल बी ए लिस्ट ऑफ क्वालिटीज रिक्वायर्ड बाय अ स्टूडेंट to won the battle of individual and social achievements in 21st century. इसीलिए कंप्यूटर लिटरेसी बहुत जरूरी होगी. एक विचारों का खुलापन आवश्यक होगा. एक दो चार विषयों में गहरी पैठ होनी पड़ेगी, विच विल बी कॉल्ड एज अ कोर सब्जेक्ट्स. लेकिन कोर सब्जेक्ट्स के साथ लैंग्वेज, उसके बाद सोशल साइंस, इकोनॉमिक्स, मार्केटिंग, एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे कई विषयों का भी एक फ्लेवर अच्छी तरह से प्रत्येक विद्यार्थी को प्राप्त होना पड़ेगा. एक रिसर्च एटीट्यूड उसके मन में होना पड़ेगा. तो ये सारे सभी जो गुण 21वीं शताब्दी में छात्र को आवश्यक है, उन गुणों को ध्यान में रखते हुए इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति का गठन किया गया है. कई सारे मुद्दे, रिवोल्यूशनरी बातें इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है. जैसे मैं सबसे पहली बात कहना चाहूंगा कि आज तक हम सभी ने 10+2 इस प्रकार का एक स्ट्रक्चर स्कूली शिक्षा में अनुभव किया है. इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने प्रथम बार इस देश के 4 वर्ष के उम्र के बच्चे को फॉर्मल शिक्षा में समाहित करने का बीड़ा उठाया है. और उसमें प्ले बेस्ड, उसके बाद लर्निंग बेस, एक्टिविटी बेस, इस प्रकार से कुछ ज्ञान शिक्षा उसको मिल जाएगी. उसमें लेखन नहीं होगा, उसमें सिर्फ बात करनी होगी, किताबें नहीं होंगी, परीक्षा नहीं होगी, गाना, सिंगिंग, ड्रामा, एक दूसरे के साथ मिलना. तो इस प्रकार से अत्यंत अनौपचारिक तरीके से, लेकिन व्यक्ति की सभी भावनिक, शारीरिक, बौद्धिक और जरूरतों को पूरा करने के लिए उम्र 4 साल से प्रत्येक छात्र को शिक्षा के परिधि में लाना, ये मुझे लगता है कि इक्विटी, सभी को शिक्षा में समाहित करने का बहुत ही उम्दा कदम इस शिक्षा नीति ने अपनाया है. उसके बाद 3+3+4 इस कदम में वो आगे बढ़ता जाएगा. प्राथमिक, माध्यमिक, हायर, और ये करते करते उसमें कई प्रकार की चीजें होंगी. क्या आप विश्वास करेंगे कि 6ठी कक्षा के बच्चे को अपने विषयों का चयन करने की आजादी इस शिक्षा नीति ने दी है. इस शिक्षा नीति ने कहा है कि आप अगर स्पोर्ट्समैन है, आप चित्रकार है, आप म्यूजिक में रुचि लेते हैं, आप नाट्यकर्मी हैं, तो इनको आज तक कहा गया था कि ये सब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी है, को करिकुलर एक्टिविटी है. अब इस शिक्षा नीति ने कहा नहीं, अगर आप अच्छे खिलाड़ी हैं तो खेल के द्वारा भी शिक्षा के कई पहलू आपके अंदर समाहित हो सकते हैं. तो इससे एक चहुमुखी विकास की गुंजाइश बन जाती है. और इसलिए 6ठी कक्षा से लेकर छात्र को विषयों के चयन की अनुमति दी है. वो चित्रकला ले सकता है, वो क्रिकेट ले सकता है. आपको मालूम है सचिन तेंदुलकर ग्रेजुएट नहीं है फॉर्मली, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली वो पहली वाली शिक्षा में था. अगर सचिन जी नई शिक्षा नीति में आते तो वो 6ठी कक्षा से क्रिकेट विषय लेते, खेल विषय लेते, स्पोर्ट्स साइकोलॉजी विषय लेते, फिटनेस विषय लेते, और पदवी प्राप्त करते हुए अच्छे खिलाड़ी तो वो है ही. तो मुझे लगता है कि ये जो छूटी हुई एक कड़ी थी आज तक की शिक्षा में, कि हम केवल एकेडमिक्स को ही महत्व देते थे, स्पोर्ट्स, म्यूजिक, सिंगिंग, ड्रामा, इस प्रकार के विषयों को महत्व नहीं देते थे. इस शिक्षा नीति ने सभी प्रकार के विधाओं का सम्मान किया है. क्या आप अनुभव करेंगे कि 6ठी कक्षा के बाद से ही वोकेशनल सब्जेक्ट्स आपके स्कूल में जुड़ जाएंगे. 6ठी, 7वीं, 8वीं में थोड़े कम लेवल के होंगे, लेकिन 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं के 4 वर्ष में आपको वोकेशनल एजुकेशन, स्किल्स, अपस्किलिंग, कई प्रकार के विषयों को ठीक प्रकार से तैयार किया जाएगा, जिससे आप 12वीं के बाद अपना स्वयं का व्यवसाय खुद शुरू कर सकेंगे. सोशल इंटर्नशिप की बात इसमें कही है. नहीं तो कई बार व्यक्ति केवल पुस्तकी ज्ञान, बुकिश नॉलेज लेता है, समाज को देखता नहीं है.
इसलिए छठी कक्षा से ही लेकर 10 दिन का प्रतिवर्ष 8 घंटे का सोशल इंटर्नशिप इस शिक्षा नीति में जोड़ा गया है। छठी से आगे बच्चा अपने ही घर के आसपास बढ़ाई हो, कुम्हार हो, फिर उसके बाद बिजली का काम करने वाला हो, बैंक मैनेजर हो, कोई उद्योजक हो, स्वयं का बिजनेस हो, ऐसे कई लोगों के साथ रहकर वहां कैसे व्यवहार होता है, उद्यम कैसे चलता है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये क्या बात है, ग्राहकों की जरूरतें क्या है, इसलिए किस दिशा में हमको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो एक प्रकार से समाज का दर्शन, जिसको हम बाह्य शिक्षा कहते हैं, एक होती है क्लासरूम के अंदर शिक्षा, एक होती है प्रत्यक्ष समाज को देखते हुए बाह्य रूप से शिक्षा। तो इस शिक्षा का भी अनुभव इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में दिया गया है। और एक बहुत ही उम्दी कल्पना इस शिक्षा नीति ने की है, वो है स्कूल कॉम्प्लेक्स एंड कॉलेज क्लस्टर्स। हमको मालूम है कि कई स्कूल्स ऐसे होते हैं कि जिनके पास सभी प्रकार की सुविधाएं नहीं होती, और आज हम अपने अपने संस्थाओं में बटे हुए रहते हैं। इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने कहा है कि क्यों ना हम एक 10-15 किलोमीटर क्षेत्र के 25-30 स्कूल एकत्र आए, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करें, और अपने पास जो भी अच्छी बातें हैं, क्षमता है, किसी स्कूल के पास अच्छी लाइब्रेरी होगी तो क्या उसका लाभ केवल उसी स्कूल के विद्यार्थी ने लेना ठीक है? क्या बाकी के स्कूल के बच्चे कुछ मात्रा में उस लाइब्रेरी का अनुभव, लाइब्रेरी का लाभ नहीं लेना चाहिए क्या? कोई स्कूल स्पोर्ट्स के लिए अच्छा माना जाता है, किसी स्कूल के पास ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग की रूम है। तो ऐसी कई सुविधाएं, प्लेग्राउंड्स, लैबोरेटरीज, इतना ही नहीं, कई प्रकार के विशेष ज्ञान के व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक बच्चे को करियर गाइडेंस करना है। अब हर एक कॉलेज और हर एक स्कूल करियर गाइडेंस के लिए व्यक्ति अपॉइंट नहीं कर सकता, लेकिन स्कूल कॉम्प्लेक्स अपने सभी स्कूलों के लिए एक करियर गाइडेंस वाला, एक स्पोर्ट्स वाला, एक साइकोलॉजिस्ट, एक काउंसलर। तो आज जितनी भी आवश्यकताएं बच्चों को अपने करियर के निर्धारण में और अपने व्यक्तित्व निर्माण में लगते हैं, ऐसे सभी व्यक्तियों को स्कूल कॉम्प्लेक्स के तहत अपॉइंटमेंट देकर एक बहुत ही अच्छी सुविधा सभी स्कूलों को प्राप्त हो जाए, यह भी एक बहुत ही क्रांतिकारी सूचना इस शिक्षा नीति ने की है। और एक बात की मैं जानकारी आपको देना चाहता हूं, और वो है मातृभाषा में 5वीं तक और 8वीं तक की शिक्षा का प्रावधान किया है। स्वाभाविक है, कई ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे केवल अंग्रेजी न आने के कारण पिछड़ जाते हैं। अब अंग्रेजी भाषा के नाते तो अच्छी है, लेकिन क्या हमारी हिंदी, क्या हमारी मराठी, क्या हमारी कन्नड़ा, मलयालम, तमिल, ये सब बातें, भाषाएं उतनी अच्छी नहीं है क्या? नहीं, वो सभी भाषाएं बहुत ही संपन्न है, विचार प्रवृत्त करने वाली है, सार गर्भित है, कई प्रकार का साहित्य उस भाषा में लिखा गया है, एक बहुत ही बड़ा रिपोजिटरी नॉलेज का, संस्कार का उन भाषाओं में है। लेकिन दुर्भाग्य से अंग्रेजों की गुलामी के कारण हमारे मन में क्यों पता नहीं अंग्रेजी के बारे में एक गलत आकर्षण उत्पन्न हुआ है कि अगर हम अंग्रेजी नहीं जानते तो शायद हम जीवन में विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन यह बात गलत है। न्यूरो साइंस ने यह साइंटिफिकली प्रूव किया है कि अगर बच्चा अपने मातृभाषा में सीखता है तो विचारों की स्पष्टता, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, नए प्रकार के विषयों को उत्पन्न करना, ये क्षमताएं मातृभाषा में सीखने वाले बच्चों में सबसे ज्यादा होती है। गत कुछ 15-20 साल के नोबेल लॉरिएट्स जो है उनका आप जायजा लीजिए। मेजॉरिटी ऑफ द नोबेल लॉरिएट्स हैव स्टडीड देयर स्कूल एजुकेशन इन देयर मदर टंग, ये आपको ध्यान में आएगा। तो इसके लिए मदर टंग को प्रमोट करना और उसके साथ भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, यह भी शिक्षा नीति की बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है, एक क्रांतिकारी सुझाव है। मेरे सभी अभिभावकों को विनती है कि अपने बच्चे को मातृभाषा में शिक्षा देने का अवसर
प्रदान करे, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि 5-10 साल के बाद उसका जो एक थिंकिंग प्रोसेस होगा, क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होगा, वो मातृभाषा में, भारतीय भाषा में शिक्षा लेने के कारण उत्पन्न हुआ है, ये आप स्वयं महसूस करेंगे। तो इसीलिए भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देना, ये भी शिक्षा नीति की सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। महाविद्यालय में आते आते उन्होंने ये कहा है कि अब कला, वाणिज्य, विज्ञान, ये कोई भेद नहीं होगा। कोई भी छात्र इंजीनियरिंग के साथ संस्कृत ले सकेगा, कोई भी छात्र मेडिसिन के साथ पेंटिंग ले सकेगा। स्टेम का मतलब है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इसका संबंध कला, सामाजिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, विविध भाषाएं और विविध कलाएं, 64 कलाओं का उल्लेख है अपने प्राचीन भारत में। उसमें से कोई भी कला साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के साथ व्यक्ति ले सकता है। और एक बात इसमें जुड़ी है, वो सर्वसमावेशक शिक्षा का प्रावधान इस शिक्षा नीति में। स्वामी विवेकानंद जी हमेशा कहते थे कि शिक्षा हेड, हार्ट एंड हैंड, इन तीनों से बननी चाहिए। आज के मॉडर्न भाषा में इसको ही कहते हैं कॉग्निटिव डोमेन, एफर्मेटिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। आज तक हमारी शिक्षा मात्र कॉग्निटिव डोमेन के कुछ चरणों तक सीमित रही है, लेकिन हमने बहुत गलत तरीके से एफर्मेटिव डोमेन को, भावनाओं को, दूसरे की भावना समझना, लोगों के साथ रहना, उनके साथ काम करना, लीडरशिप क्वालिटी, हायर ऑर्डर थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ माइंड, योग, ब्रीदिंग टेक्निक्स, हेल्थ, ऐसे कई विषयों को शिक्षा से लगभग नकार दिया था। तो इसलिए इसका भी प्रावधान इसमें है। और अंत में लर्निंग बाय डूइंग, अपने हाथ से जब कोई व्यक्ति काम करता है, करके देखता है, तो वह सबसे अच्छा सीखता है। मैं इंजीनियरिंग का अध्यापक हूं, तो मैं अनुभव करता हूं कि केवल टेक्नोलॉजी बताने से नहीं होता, उसके ऊपर जब बच्चा एक्सपेरिमेंट करता है, प्रयोग करता है, तो वो उससे सीखता है। इस शिक्षा नीति ने प्रयोगशीलता को सबसे बड़ा ज्यादा महत्व इस शिक्षा नीति में दिया। अंतिम बात जो मुझे लगती है इस शिक्षा नीति की, वो है एक रिसर्च ओरिएंटेड अप्रोच बच्चे में उत्पन्न करना। देखो, आज भी कोई भी देश को अगर प्रगति करनी है तो उसको नए ज्ञान की तलाश करनी होगी। यानी मैं जब स्टूडेंट था तब मोबाइल फोन नहीं था, तो हमको कई बार लगता था कि एक घर से दूसरे के घर में जाते समय कुछ महत्व का काम आ गया तो क्या करेंगे। उस समय तो काला डिब्बा होता था फोन का, जो अपने घर में रहता था। तो उस समय हम सोचते थे क्या मैं अपना फोन, वो काला डिब्बा, छोटा बनाकर जेब में डालकर ले जा सकूंगा क्या। लेकिन आज मैं अनुभव करता हूं, आप सभी करते हैं, यस, ये आज वस्तु स्थिति है। क्यों वस्तु स्थिति है? तो हमारे ही शास्त्रज्ञों ने, हमारे, यानी मैं भारत के नहीं कह रहा हूं, मात्र दुनिया के शास्त्रज्ञों ने इसके अनुसंधान किया, नए नए उपकरण लाए, कल्पनाएं की, और नए नए शास्त्र, नए नए विषय, नए नए उत्पादन, नई नई प्रक्रियाएं इजाद की, और उससे ही वेल्थ क्रिएशन या संपत्ति का निर्माण हुआ और राष्ट्र प्रगति पथ पर जाता है। इसलिए आज आवश्यकता है कि भारत को भी अनुसंधान के प्रति कमिटेड रहकर हर एक छोटे छोटे विषय को प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड मन में रखते हुए नए अनुसंधान की आवश्यकता है। दुर्भाग्य से आज भी हम इसमें कम हैं। यानी आज भी हम, राफेल विमान जब फ्रांस से भारत में आया तो मैंने देखा कि चंडीगढ़ के लोग अपने अपने घरों के छज्जे पर रहकर उसका स्वागत कर रहे थे। मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि राफेल से हमारी संरक्षण क्षमता और मजबूत हुई है। लेकिन उस समय मेरे मन में आया, क्यों हमको राफेल फ्रांस से मंगवाना पड़ा? क्या हम इंडिजीनियसली उसको डिजाइन नहीं कर पाते, नहीं कर सकते? तो मुझे लगता कि यही बात है रिसर्च की। तो मुझे लगता है कि इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने रिसर्च को बहुत बड़ा महत्व दिया है और रिसर्च को बहुत बड़ा प्रमोशन किया है।
अब शिक्षा में कई बातें छूट जाती है, कई समूह छूट जाते हैं। सोशियो इकोनॉमिक डिसएडवांटेज ग्रुप्स, इसकी बहुत ही केयर इस शिक्षा नीति ने की। लगभग इस शिक्षा नीति ने कहा है कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो इस शिक्षा से छूट जाएगा, ड्रॉप आउट हो जाएगा, शिक्षा पूर्ण नहीं कर पाएगा। और इसलिए महिला शिक्षा, ट्रांसजेंडर शिक्षा, एससी, एसटी, ओबीसी, मुस्लिम माइनॉरिटी, भाषाई अल्पसंख्यक समाज, जो शिक्षा से वंचित है, छूटे हैं, उन सब की चिंता और उन सबको शिक्षा में उनका करने का ठीक प्रकार से प्रयत्न इस शिक्षा नीति ने किया है। लर्निंग डिफिकल्टी के बच्चे हैं, हमने तारे जमीन पर देखने के बाद हमको डिसलेक्सिया की समस्या शायद गंभीरता से ध्यान में आई, लेकिन हम सभी को मालूम होना चाहिए कि 15% ऑफ द स्कूल स्टूडेंट्स आर सफरिंग फ्रॉम वन और द अदर लर्निंग डिफिकल्टी, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया, डिसकैल्कुलिया, कई समस्या है और बच्चे पिछड़ जाते हैं। तो इसीलिए डिसलेक्सिया या ऐसी कई लर्निंग डिफिकल्टीज के बच्चों को भी इस ग्रुप में रखकर उनके लिए विशेष प्रावधान सोचे हैं। और अंत में सोचा है वो गरीब, अर्बन पुअर, रूरल नीडी, माइग्रेंट लेबर्स, उनके बच्चों के शिक्षा के बारे में भी इस शिक्षा नीति ने बहुत चिंता की है। मुझे लगता है कि कुल मिलाकर यह शिक्षा नीति सर्वसमावेशक है। चौथे साल की उम्र से लेकर पीएचडी तक सभी का विचार इसमें है। यह शिक्षा नीति समग्र है, इंटीग्रेटेड है। कला, वाणिज्य, विज्ञान, इंजीनियरिंग, प्रोफेशनल कोर्सेस, इन सबको उसने समान रूप दिया है। यह शिक्षा नीति सजग है, इट इज वेरी अलर्ट। अगर कोई नफाखोरी करना चाहे, फीस बढ़ाने का प्रयास करे, अफोर्डेबिलिटी और क्वालिटी के साथ खिलवाड़ करे, तो सजगता से उसके ऊपर नकेल कसने के लिए यह शिक्षा नीति में प्रावधान है, रेगुलेटरी मेथड्स है। तो मुझे लगता है कि यह शिक्षा नीति सजग है। सबसे महत्वपूर्ण यह शिक्षा नीति फॉरवर्ड लुकिंग है और छात्र के बहुमुखी विकास के लिए कटिबद्ध है। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस शिक्षा नीति के सफल क्रियान्विति से इंडियननेस, शिक्षा में भारतीयता को बल मिलेगा, देश का समाज नॉलेज बेस्ड समाज बनेगा, रिसर्च के जरिए, प्रोडक्शन के जरिए। तीसरी बात होगी होलिस्टिक एजुकेशन इस शिक्षा नीति से मिलेगा, और अंत में क्वालिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ये इस शिक्षा से प्राप्त होगी। इसलिए मुझे लगता है कि ये शिक्षा नीति आने वाले दिनों में भारत को एक आत्मनिर्भर भारत बनाने की ओर निश्चित रूप से आगे ले जाएगा। इतना दम इस शिक्षा नीति में है। इसीलिए मैं इस मंच से आह्वान करता हूं कि विद्या भारती ने हम सभी को एक मौका दिया है कि हम हमारे विचार शिक्षा नीति के बारे में बताएं, सुझाव बताएं, क्रियान्वयन के कई बिंदु बताएं, कौन सी बात मुझे सबसे अच्छी लगी वो बताएं। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी का उन्होंने इसमें समावेश किया है। मुझे तो लगता है कि देश में हमेशा शिक्षा के बारे में कम बोला जाता है, इसीलिए मेरा यह मानना है कि एजुकेशन शुड बी अ टॉपिक ऑफ द टाउन। एक शहर के बोलचाल में यह विषय आना चाहिए। शिक्षा नीति के अलग अलग पहलुओं पर लोग बोले, अपने विचार रखे, सुझाव दे, क्रियान्विति कैसे करे इसके बारे में कहे। इसके लिए एक बहुत बड़ा अवसर mynep.in के माध्यम से विद्या भारती ने दी है। मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग ले और अपना विचार अपने मित्रों को बताए, अपने परिजनों को बताए, और इस पूरे राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा को समाज में व्याप्त करे। इससे इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा, स्पष्टता से होगा, और हम सभी लोग आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ते जाएंगे। हमारी अगली पीढ़ी जो है, आज जो स्कूल में है, आज जो महाविद्यालयों में है, उनका भविष्य इससे संवर जाएगा।
ऐसा विश्वास व्यक्त करते हुए पुनः एक बार आप सभी को आह्वान करता हूं कि विज्ञा भारती के इस प्रतियोगिता में आप सभी बढ़कर भाग ले और अपनी विविध कल्पनाएं शिक्षा नीति के बारे में इस प्रतियोगिता के माध्यम से समाज के सम्मुख रखे। धन्यवाद, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, प्रणाम। थैंक यू सो मच जी। मुझे तो खुद इतना एनलाइटेंड फील हो रहा है कि ऐसी कितनी सारी चीजें हैं जो शायद मुझे भी इतना सब कुछ पढ़ते हुए, इतना काम करते हुए नहीं पता थी। आपने इतने अलग अलग वैरायटी से हमको चीजों को समझाया, अलग अलग पैराडाइम की चीजों को आपने हमको समझाया। आई रियली थैंक यू ऑन बिहाफ ऑफ द एंटायर ऑर्गेनाइजिंग टीम। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस एंड a special request to all our viewers, this is not just it, आज ये सिर्फ हमारा पहला सेशन है। आज से लेके कंपटीशन के एंड तक हम लोग हर रोज लाइव जाएंगे एक नए स्पीकर के साथ में और आपको बताएंगे इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। कल हमारे साथ में फेसबुक लाइव में जुड़ेंगे प्रोफेसर MK श्रीधर, जो कि ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर है राष्ट्रीय शिक्षा नीति के, और साथ ही साथ में वो मेंबर है यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन UGC के। सो जस्ट स्टे कनेक्टेड, कल शाम फिर से मिलेंगे आपसे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मिलिंद जी, थैंक यू वंस अगेन। नमस्ते।